Hello students, once again I welcome you in my channel Learn English with Aditya, and today we are going through study the chapter Poets and Pancakes of class 12 Flamingo। आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक का पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में छोटा सा पहले आपको ओवरव्यू दे देते हैं। जैसा कि इसका टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स। व्हाट इज पैनकेक? पैनकेक इज अ मेकअप ब्रांड। ओके, पैनकेक क्या है? एक मेकअप ब्रांड है। पैनकेक इज अ मेकअप ब्रांड जो कि यूज की जाती थी कहां? जेमिनी स्टूडियो में। जेमिनी स्टूडियो में। इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड हम बताते हैं। पहले तो इसके राइटर के बारे में बता देते हैं। राइटर इसके हैं अशोक मित्रन। ये इनका दूसरा नाम है, इनका असली नाम कुछ और है, आगे हम लोग देखेंगे। और ये एक जेमिनी स्टूडियो था जो मद्रास में था। ओके, ये बहुत पुरानी बात है। तो मद्रास में एक जेमिनी स्टूडियो था, वहां पर ये काम किया करते थे। और वहां पर इन्होंने, इनके जो डायरेक्टर थे, इनका नाम एस वासन था। उन डायरेक्टर के अंडर में काम किया करते थे, एस वासन के। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, इसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। और यहाँ पर बॉस कौन है? एस वासन। यानी बॉस के साथ मेरा टाइम कैसा बीता है, कितने साल मैंने बताए। एटलीस्ट उन्होंने 10+ ईयर्स पास किए थे, 10+ ईयर्स स्पेंड किए थे जेमिनी स्टूडियो में। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है, इसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। और उस बुक में उन्होंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन की है जेमिनी स्टूडियो के बारे में। ये जो लेसन है ये आपका उसी बुक का, उसी का एक पार्ट है छोटा सा। तो जेमिनी स्टूडियो क्या था? बताया जा रहा है जेमिनी स्टूडियो एक चेन्नई में एक स्टूडियो था और बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस स्टूडियो था, थिएटर के लिए भी एज वेल एज बॉलीवुड के लिए भी। तो जेमिनी स्टूडियो का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया। ये लेसन क्या कर रहा है? ये लेसन एक तो मॉकरी है, यानी कि एक मजाक उड़ा रहा है, एक कॉमिक वे में दिखा रहा है। और दूसरा ये एक सेटायर भी है। सेटायर मतलब होता है किसी पर कमेंट करना, उसको इंप्रूव करने के लिए। तो बताया जाता है कि जो जेमिनी स्टूडियो है बड़ा ही एक अजीब मिक्सअप है, यानी इसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सअप मिलता है। यहाँ आपको कॉमेडी भी मिलेगी, यहाँ को आपको सीरियसनेस भी मिलेगी। तो जो नरेटर था एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन करता है। सबसे पहले वो बताता है कि जो पैनकेक था, पैनकेक जो मेकअप ब्रांड था, वो जेमिनी स्टूडियो में इतना ज्यादा यूज किया जाता था कि इसके ट्रक्स के ट्रक्स आते थे, यानी ट्रक्स भर भर के इसके उतरते थे जेमिनी स्टूडियो में। यानी कि वो यहाँ कमेंट कर रहा है, वो बोल रहा है कि इतना ज्यादा ओवर मेकअप कर दिया जाता था एक्टर और एक्ट्रेसेस को कि उनके जो एक्चुअल ब्यूटी थी, जो एक्चुअल फेस था, वो दिखता ही नहीं था, मेकअप ही मेकअप दिखता था। तो बताया जा रहा है कितने ट्रक्स के ट्रक्स आते थे इसके पैनकेक से। और ये जो पैनकेक था इतना ज्यादा फेमस था, बोला जा रहा है इतना पॉपुलर था कि ग्रेटा ग्रेबो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा ग्रेबो एक स्वीडिश एक्ट्रेस है। तो बोल रहा है कि ग्रेटा ग्रेबो ने शायद इसको यूज किया होगा या फिर किसी और ने यूज किया होगा, इसीलिए इतना पॉपुलर हो गया है कि जेमिनी स्टूडियो में, जो जेमिनी शूटिंग का स्टूडियो था, वहां पर सबसे ज्यादा इसको पाया जाता है। इसके बाद जो उनका मेकअप रूम था उसके बारे में बताते हैं कि जो मेकअप रूम था बहुत अच्छा रूम था, इसको सैलून बोल सकते हैं आप। हर तरफ वहां मिरर ही मिरर लगे हुए थे, यानी जहां भी आप देखो वहां पर मिरर ही मिरर। बीच में अगर आप बैठ जाओ ना तो चारों तरफ आपको, जैसे कि सैलून में होता है, चारों तरफ आपको मिरर ही मिरर दिखेंगे। तो इस टाइप का जो मेकअप रूम था वो था। आगे बोलते हैं, नरेटर बताते हैं कि यहां पर जो मेकअप था वहां एक हायरार्की सिस्टम था। हायरार्की सिस्टम क्या होता है? एक चेन सिस्टम, या एक कह लो एक स्टेज सिस्टम। ओके, एक स्टेज सिस्टम था। क्या सिस्टम था? जो नंबर फर्स्ट मेकअप मैन होगा, इसको ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। नंबर फर्स्ट मेकअप मैन होगा वो किसका मेकअप करेगा? वो करेगा जो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, है ना, लीड हीरो और हीरोइंस, वो उनका मेकअप करेगा। इसके बाद इसके दो असिस्टेंट होते थे, फर्स्ट असिस्टेंट, इसके बाद सेकंड असिस्टेंट, है ना। तो इसका जो फर्स्ट असिस्टेंट है वो करेगा जो हीरो और हीरोइन के, यानी कि साइड हीरो और साइड हीरोइन होते हैं, उनका मेकअप करेगा, है ना। और जो थर्ड होता था वो करता था कॉमेडियन का मेकअप। तो ये एक हायरार्की सिस्टम था, यानी कि स्टेज वाइज सिस्टम था। ये इसी का करेगा, इसका नहीं मेकअप कर सकता है, ये इसका करेगा, इसका नहीं कर सकता है। और सबसे लास्ट में आता है ऑफिस बॉय। ओके, सबसे लास्ट में आता है ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय क्या करता था? ये क्राउड का मेकअप करता था। तो ध्यान रखना, इस सीरीज को ध्यान रखेंगे आप। ये क्राउड का मेकअप करता था। जो फर्स्ट मेकअप मैन था वो हीरो और हीरोइन का करता था। जो उसका फर्स्ट असिस्टेंट था वो साइड हीरो या हीरोइन का करता था। और इसके बाद जो सेकंड असिस्टेंट था वो कॉमेडियन का करता था। और जो ऑफिस बॉय था वो क्राउड का मेकअप करता था। तो नरेटर बताता है कि ये उन दोनों की बात है जब बहुत फेमस जो शोज थे वो हुआ करते थे।
और उस समय जो हमारा जेमिनी स्टूडियो था वहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग टैलेंट के भरे हुए थे। सबसे पहले वो बात करता है एक ऑफिस बॉय की। कहता है इसका नाम तो ऑफिस बॉय था, लेकिन ये कोई बॉय नहीं था, यानी ऑफिस बॉय एक पोजीशन थी, एक पोस्ट थी। ओके, यहां पर जो पर्सन था, जो बंदा था, वो बड़ा ही टैलेंटेड था, और वो किस लिए आया था? वो बेचारा हीरो बनने के लिए आया था। और काम क्या कर रहा था? ऑफिस बॉय का। ऑफिस बॉय का काम क्या होता है? छोटी मोटी चीजों में सपोर्ट करना। अच्छा, ऑफिस बॉय जो मेकअप करता था वो बड़े स्टाइल से करता था। वो क्या करता था? अब इतनी सारी भीड़ का मेकअप करना है, क्या करता था? बड़े से ड्रम में भर के पेन के घोल के रख लिया जाता था, और एक एक करके क्राउड को बुलाया जाता था, और अपने दोनों हाथ से लेकर उनके चेहरे पर लगा दिया करता था। लाइक दिस, इस तरीके से ऑफिस बॉय मेकअप करता था क्राउड का। जो ऑफिस बॉय था वो बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। क्यों? क्योंकि बनने तो हीरो आया था, कभी कभी वो राइटर भी बन जाता था, कभी कभी वो सिंगर भी बन जाता था, यानी उसके अंदर सारे टैलेंट थे, लेकिन बेचारा था क्या? वो ऑफिस बॉय था। ये यहाँ पर एक आयरनी है, बनना कुछ और चाहता था और हो कुछ और गया। तो जो ऑफिस बॉय था वो बड़ा परेशान होता था, और नैरेटर से, नैरेटर का जो काम था वो क्या था? यानी जो अशोक मित्तल का काम था वो क्या था? वो कटिंग्स करता था, पेपर की कटिंग्स को इकट्ठा करके एक फाइल में लगाता था, ये इसका काम था। तो बाकी के जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो इससे जलते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये कुछ काम ही नहीं करता है, इसका काम सबसे काम है, बैठा रहता है पेपर कटिंग लेके एक उसके फाइल बना लेता है बस। तो बाकी के लोग नैरेटर से परेशान रहते थे। जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय अक्सर नैरेटर के पास आया करता था और उससे कहता था कि एक सुब्बू नाम का पर्सन है, ये उसको बहुत परेशान करता है। सुब्बू कौन था? ये हमारे जो डायरेक्टर हैं SS वासन, इनका सबसे क्लोज था, सबसे करीबी था सुब्बू। ऑफिस बॉय कहता था नैरेटर से कि ये जो सुब्बू है इसको कुछ नहीं आता है, इवन ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, और बनता ऐसे कि बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑफिस बॉय का जो ओपिनियन था सुब्बू के बारे में वो बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं था, सुब्बू एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन था। जो सुब्बू था वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन था, मल्टी टैलेंटेड पर्सन था ये। और क्या क्या टैलेंट था इसमें? ये टैलेंट था कि अगर प्रोड्यूसर को कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, यानी उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सीन होगा, क्या होगा, या डायरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये क्या करता था? ये एक सीन को करने के 40 तरीके बता देता था, 14 से भी ज्यादा तरीके बता देता। अगर वो भी पसंद नहीं आए तो और नए 40 बता देता था। इवन कभी कभी तो ये गाने भी लिख देता था। तो सुब्बू जो था वो क्या था? राइटर भी था, है ना, एक्टर भी था, सिंगर भी था, गाने गा भी देता था, कंपोजर भी था, म्यूजिक भी लिख देता था, तो सब कुछ था, और डायरेक्टर का बहुत ज्यादा करीबी था, SS वासन का बहुत करीबी था। तो ये सारे लोग इससे जलते थे इसीलिए। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बताता है जो इस नाटक में है, वो था लॉयर। जो लॉयर था वास्तव में वो लॉयर नहीं है, उसको वैसे तो लीगल एडवाइजर बोला जाता है, लीगल एडवाइजर कहा गया इसको। लीगल एडवाइजर का काम क्या था? ताकि अगर कोई मूवी वगैरह या कोई थिएटर का कोई प्ले है, अगर वो किसी लॉ से रिलेटेड चीज में फंसता है तो इनका काम शुरू होता है, ये अपना काम करके उसको निकाल देते हैं, मतलब उसको सही कर देते हैं। तो वास्तव में थे तो ये लॉयर, लीगल एडवाइजर थे, लेकिन लोग उनको इलीगल बुलाते थे, इलीगल एडवाइजर बुलाते थे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इलीगल एडवाइस देते थे। एक एग्जाम्पल बताया जाता है बीच में कि एक बार एक एक्ट्रेस कुछ सीन कर रही होती है और ये उस एक्ट्रेस को कुछ बोल देते हैं, तो वो एक्ट्रेस भड़क जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो इसकी वजह से इनको अपनी जॉब भी खोनी पड़ती है। तो ये लॉयर थे, ये फालतू के लॉयर थे, और इन लॉयर की जो पोजीशन थी वो किसमें थी? वो मेकअप डिपार्टमेंट में थी, यानी सॉरी मेकअप डिपार्टमेंट नहीं, कंपोजिशन वाले डिपार्टमेंट में, जो राइटिंग का डिपार्टमेंट होता है उसमें इनकी पोजीशन थी लॉयर की। नाम तो इनका लॉयर था, लेकिन लॉयर वाले काम एक भी नहीं करते थे, ये इलीगल काम करते थे, इसलिए लोग इनको इलीगल एडवाइजर बुलाते थे। इसके बाद नरेटर बोलते हैं कि एक बार क्या होता है कि जेमिनी स्टूडियो में बहुत ज्यादा शोर शराबा बनता है, बहुत ज्यादा ऊधम मचता है, और ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल पर्सन आने वाला है। तो पता चलता है कि वहां पर MRA करके एक टीम होती है, वो आई होती है। MRA क्या था? MRA ये ग्रुप था, और उस ग्रुप को रशियन ग्रुप था ये, देखिए यहां पर बताया जा रहा है, I was not sure indeed the case of Manchester expert of big bosses interplay remained at MRA और no MRA। MRA क्या था? MRA एक ग्रुप था रशियन का, तो वो यहाँ पर प्ले करने के लिए आए थे, नाटक करने के लिए आए थे। तो उन नाटक में उन्होंने 2-3 नाटक बहुत अच्छे किए थे। उन नाटक को क्या किया, इन लोगों ने कॉपी कर लिया
और उन नाटक का जो स्टार्टिंग का सीन था, यानी कि जो सनराइज वाला सीन था और सनसेट वाला सीन था, वो सीन इसके बाद ये जो जेमिनी स्टूडियो वाले थे वो अपने हर प्ले में डालने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सीन प्ले किया था। जो एमआरए वाले थे, एमआरए वाले को एक नाम दिया गया है, इसका कुछ फुल फॉर्म है, अभी हम लोग देखेंगे, आगे आएगा। तो एमआरए लोग जो थे, रशियन एक्टर्स थे ये, तो उन्होंने इतना अच्छा प्ले किया जेमिनी स्टूडियो में, और ये लगभग 200 पीपल थे। 200 लोगों को होस्ट करने का जो काम किया था, यानी कि इनका जो वेलकम और सब खातिरदारी का काम किया था, वो जेमिनी स्टूडियो ने किया था। जेमिनी स्टूडियो की जिम्मेदारी दी गई थी। तो नरेटर कहता है कि उन दिनों हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, और जो एमआरए के लोग थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। खासतौर से उनका सनराइज वाला और सनसेट वाला सीन वो हम लोगों ने अपने बहुत सारे प्ले में डाला। इसके बाद कुछ टाइम बाद ये लोग चले जाते हैं एमआरए वाले। फिर एक नए पर्सन आते हैं, कोई मिस्टीरियस पर्सन थे। मिस्टीरियस पर्सन थे, उन पर्सन के बारे में कहा जाता है कि या तो वो सिंगर थे, सॉरी, या एडिटर थे, नॉट सिंगर, या तो वो एडिटर थे या फिर वो राइटर थे। लेकिन एक्चुअल में जो वो पर्सन आए थे उनके बारे में किसी को पता ही नहीं चला वो पर्सन थे कौन। सब लोग गैस करते रहे। वो पर्सन आते हैं और एक लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं। किस पर स्पीच देते हैं? कम्युनिज्म पर। कम्युनिज्म पर स्पीच देते हैं। कम्युनिज्म होता क्या है समझ लीजिएगा। Communism is a type of government where the whole power is under the government, even the private sectors also. कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो छोटी मोटी इंटरप्राइजेस, फैक्ट्रीज या प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सर्विसेज वगैरह सब गवर्नमेंट के अंडर में होती है, इसको कहते हैं कम्युनिज्म। तो वो जो पर्सन आए थे, मिस्टीरियस पर्सन, जिनको कि लोग या तो एडिटर या राइटर समझ रहे थे, पता ही नहीं चलता है वो थे कौन, वो एक लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं कम्युनिज्म पर। उस समय जो इंडिया के लोग थे वो कम्युनिज्म से हेट करते थे और गांधी जी के बहुत अच्छे फॉलोवर थे। गांधी जी को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, और इतने फॉलोवर थे, इवन जो जेमिनी स्टूडियो था वहां सब लोग खादी पहनते थे, इतने अच्छे फॉलोवर थे। और जब भी कभी कभी बीच में कॉफी टाइम हो जाता था तो डिस्कस हुआ करता था, किस पर? पॉलिटिक्स पर लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इन चीजों पर डिस्कस हुआ करता था। तो नरेटर कहता है कि जब वहां पर वो पर्सन आते हैं तो उन पर्सन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो कौन है। बस वो आते हैं, अपना लंबा चौड़ा कम्युनिज्म पर लेक्चर सुनाकर चले जाते हैं। तो नरेटर बोलता है कि हम लोग किसी को समझ में नहीं आता क्या होता है। लेकिन उसके कुछ सालों बाद नरेटर कहता है कि जब एक कंपटीशन निकलता है, एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन निकलता है, शॉर्ट स्टोरी का कंपटीशन होता है, और ये कंपटीशन कौन करवाता है? ये कंपटीशन एक नॉवेल कराती, एक मैगजीन कराती, इसका नाम था द एनकाउंटर। ये नाम याद रखिएगा, द एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन थी, ये स्टोरी का कंपटीशन करा रही थी। तो नरेटर इस कंपटीशन को करना चाह रहा था, उसको फिल करता है, जो हमारे अशोक मित्रन है वो फिल करते हैं। तो इससे पहले कि वो इस कंपटीशन को फेस करें, वो जानना चाह रहे थे कि इस मैगजीन का एडिटर कौन है। तो उस मैगजीन के एडिटर को जानने के लिए वो एक लाइब्रेरी जाते हैं, उनको बाकी सोर्सेज नहीं मिल पाते जहां से उन्हें पता चले, तो वो एक लाइब्रेरी जाते हैं। उस लाइब्रेरी में उनको पता चलता है कि जो इसके राइटर हैं उनका रियल नेम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। ये नाम याद रखिएगा, स्टीफन स्पेंडर इनका पूरा नाम था। तो स्टीफन स्पेंडर इसके राइटर थे। अब नरेटर जब वहां पर उनका फेस भी बना हुआ था, शक्ल भी बनी हुई थी, तो जब फेस देखता है तो उसको तुरंत से याद आता है, क्या याद आता है? कि यही वो स्ट्रेंज पर्सन थे। इनको कहा जाता है स्ट्रेंज पर्सन। इनको एक स्ट्रेंज पर्सन कहा जाता है, मिस्टीरियस पर्सन कहा जाता है, मिस्टीरियस पर्सन कहा जाता है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी उस टाइम किसी को पता नहीं थी। लेकिन नरेटर को बाद में पता चलता है, अच्छा ये राइटर हैं, यानी द एनकाउंटर मैगजीन के राइटर थे स्टीफन स्पेंडर। उनको जेमिनी स्टूडियो में बुलाया गया था। ठीक है, क्यों बुलाया गया था? कम्युनिज्म पर बोलने के लिए। अब क्या होता है, कुछ साल बाद, कुछ साल बीत जाते हैं, लगभग 10 ईयर्स पास्ड हो जाते हैं। 10 साल बाद नरेटर जेमिनी स्टूडियो छोड़ देता है। उसके बहुत बुरे दिन थे, तंगी के दिन थे, उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो एक रोज वो सड़क पर टहलने के लिए निकलता है और देखता है कि एक बुक है, एक मैगजीन टाइप की है जो सेल हो रही है और बहुत सस्ती बिक रही है। लो प्राइस लिखा हुआ है, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन।
लिखा हुआ था कि रशियन रेवोल्यूशन की 15th सेंचुरी पर वो जो नॉवेल थी वो बहुत सस्ती मिल रही थी, तो नरेटर के पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वो सोचता है उसको खरीद ले। नॉवेल का नाम क्या था, ध्यान रखना, द गॉड दैट फेल्ड। ओके, द गॉड दैट फेल्ड, ये उस नॉवेल का नाम था। इस नॉवेल में 6 स्टोरीज थी और 6 ही राइटर थे, यानी अलग अलग राइटर ने अलग अलग स्टोरीज लिखी हुई थी। इसके बाद नरेटर देखता है कि उनमें से एक राइटर हमारा स्टीफन स्पेंडर है। ओके, स्टीफन स्पेंडर है। अब नरेटर समझ जाते हैं कि ये जो बंदा आया था ये कोई बहुत आम बंदा नहीं था, ये बहुत पहुंचा हुआ बंदा था। और कैसा बंदा था, जो पहले तो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, पहले ये क्या करता था, कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में ये रिटर्न हो गया कम्युनिज्म से, यानी वापस हट गया। क्यों, क्योंकि इसको कम्युनिज्म सूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा। जब उसने देखा कि इसमें थ्योरीज तो कुछ अलग ही है, बोला कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट चला गया, ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट चला गया। अब देखो यहां पर ऊपर हमने पढ़ा था कि ये जो आता है स्टीफन स्पेंडर, वो किस पर बोलता है, कम्युनिज्म पर बोलता है। तो कम्युनिज्म पर ये उस टाइम बोलता है, लेकिन अगेंस्ट में बोलता है, ध्यान रखना। लोगों को उस टाइम समझ में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि ये कम्युनिज्म की कमियों को जान चुका था और लोगों को अवेयर कर रहा था कि कोई कम्युनिज्म को फॉलो ना कर ले। इसीलिए जेमिनी स्टूडियो में आया था और वहां के लोगों को अवेयर करना चाह रहा था। लेकिन नरेटर को उस टाइम ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों आया था। अब उसको सारी चीजें क्लियर थी, अब नरेटर देख पा रहा था। अब वो याद करता है कि अच्छा ये पर्सन वही है जो वहां पर आया था, और इसीलिए आया था क्योंकि ये कम्युनिज्म पर बोल रहा था। तो रशियन रेवोल्यूशन के 15th एनिवर्सरी पर ये बुक रिलीज होती है, जिस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। उसमें 6 स्टोरीज होती हैं, 6 राइटर्स होते हैं, और उनमें से एक राइटर थे स्टीफन स्पेंडर। तो नरेटर को अचानक से पता चलता है कि हाँ, अब मैंने वो मिस्ट्री सॉल्व कर ली है, यानी लिखा हुआ है द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद गॉड दैट ही फेल्ड। यानी कि यहाँ पर जो टाइटल है दिखा हुआ है द गॉड दैट फेल्ड, इसका मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें जो 6 राइटर्स थे वो सब कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उससे वो वापस चले गए, रिट्रीट हो गए, उसके अगेंस्ट चले गए, इसलिए लिखा है गॉड दैट फेल्ड। तो फाइनली इस स्टोरी के लास्ट में जो नरेटर था उसका जो मिस्टीरियस पर्सन था वो पर्सन मिल जाता है, वो स्टीफन स्पेंडर थे, और वो एक बहुत रेप्यूटेड पर्सन थे, एडिटर थे किसके, द एनकाउंटर के। ओके, सो ये समरी थी इसकी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ध्यान रखना। हालांकि इस चैप्टर का कोई वैसा मोरल तो नहीं समझ में आता है, लेकिन बस इस चैप्टर में सिस्टमैटिक चलना है, किस किस पॉइंट्स पर कहां कहां क्या डिस्कस किया गया है इसको ध्यान रखना है, कौन कौन से कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है अशोक मित्रन इज द पेन नेम ऑफ तमिल राइटर जगदीश त्यागराजन। ये इनका दूसरा नेम है। पेन नेम का मतलब होता है पैट नेम या सेकंड नेम, तो इनका सेकंड नेम क्या है, जगदीश त्यागराजन। द प्रेजेंट लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बॉस, बता चुके हैं। इसके बाद बोला जा रहा है द नरेटर वर्क फॉर मोर देन ए डिकेड एट जेमिनी स्टूडियो अंडर डायरेक्टर एस वासन। ठीक है, एस वासन के अंडर में काम किया है। विविडली डिस्क्राइब द एक्सेंट्रिसिटीज एंड वीकनेसेस ऑफ द कैरेक्टर्स इन ए डिलाइटफुल मैनर। ये जो जेमिनी स्टूडियो है उसके एक्सेंट्रिटीज, एक्सेंट्रिक मतलब होता है पागलपन, मैडनेस, जो वहां के लोग पागल टाइप के थे ना उनकी बातों को बताता है, वीकनेसेस को बताता है इन ए डिलाइटफुल मैनर, बड़े हंसी मजाक वाले तरीके से। पैनकेक इज अ ब्रांड ऑफ मेकअप मटेरियल यूज प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। कहां, जेमिनी स्टूडियो मद्रास में। जेमिनी स्टूडियो वाज फुल ऑफ मैनी स्कॉलरली पर्संस। ठीक है, एस वासन डायरेक्टर थे, इनको बहुत सारे स्कॉलरली लोग पसंद थे। मेकअप रूम वाज लुक लाइक ए हेयर कट सैलून, सैलून की तरह दिखता था। मेकअप डिपार्टमेंट हैड इट्स हायरार्की, हायरार्की मतलब होता है मैंने स्टेज सिस्टम, यानी कि लेवल, हर चीज का एक लेवल था। The chief makeup man made up the actors and real the chief makeup man made up the actor and lead roles। ध्यान रखना, जो चीफ मेकअप मैन था वो किसका मेकअप करता था, एक्टर और लीड रोल वाले का। His सीनियर असिस्टेंट, 2 असिस्टेंट थे, एक तो सीनियर असिस्टेंट और एक जूनियर असिस्टेंट। ठीक है,
सीनियर असिस्टेंट किसका करता था? सेकंड हीरो एंड हीरोइन, यानी कि लीड रोल के जो सेकंड होते थे, यानी उसका भाई बहन समझ लो या उसके फ्रेंड समझ लो, ये उनका मेकअप करता था। जूनियर करता था मेन कॉमेडियन का मेकअप। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड रोल वर लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिस बॉय, और जो क्राउड में रोल करते थे उनको कौन देखता था? ऑफिस बॉय। नरेटर डिस्क्राइब करता है ऑफिस बॉय का, हु वाज नॉट एग्जैक्टली द बॉय, he joined the studio to become a top star writer, director और lyric writer, he also write poetry। जो ऑफिस बॉय था वो बेचारा बनने हीरो आया था, राइटर बनने आया था, लेकिन बन क्या गया? ऑफिस बॉय। Narrator's work Gemini Studio was to cut newspaper clipping and store them in files। नरेटर का काम था कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स को इकट्ठा करना, उसको फाइल में लगाना। ऑफिस बॉय एक्सप्रेस हिज फ्रस्ट्रेशन टू द नरेटर अगेंस्ट सुब्बू, सुब्बू के खिलाफ ऑफिस बॉय नरेटर के लिए कंप्लेन करता है। कोठामंगलम सुब्बू, ध्यान रखना इनका पूरा नाम है कोठामंगलम सुब्बू। ये नंबर 2 पोजीशन पर थे। नंबर 1 पर कौन होगा? नंबर 1 पर अपना डायरेक्टर होगा भाई, नंबर 1 पर हमारा हीरो होगा, है ना, नंबर 1 पर हमारी हीरोइन होगी। तो यहां पर इसकी जो पोजीशन थी नंबर 2 थी, यानी जस्ट आफ्टर द डायरेक्टर। ही वॉज नॉट वेल एजुकेटेड नॉट टैलेंटेड अकॉर्डिंग टू द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय के अकॉर्डिंग जो सुब्बू था वो ना पढ़ा लिखा था ना टैलेंटेड था। बीइंग ए ब्राह्मण ही गॉट अपॉर्चुनिटी, इसका मानना था ऑफिस बॉय का। अब देखो यहां पर एक कास्टिज्म दिखाया गया है, यहां पर एक छोटा सा कास्टिज्म का लुक है। जो ऑफिस बॉय था उसके अकॉर्डिंग चूंकि वो ब्राह्मण था सुब्बू, तो इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई वहां पर जॉब करने की, और वो इतना ज्यादा ऊपर पहुंच गया, हालांकि वो टैलेंटेड नहीं था। लेकिन रियली सुब्बू वाज मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड लॉयल टू द बॉस। हमने बताया था जो ऑफिस बॉय था उसका मानना था कि वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन रियली वो बहुत टैलेंटेड था। कैसे कह सकते हैं? ही वुड प्रोवाइड मैनी सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ ए फिल्म, फिल्म के प्रोड्यूसर को बहुत सारे सॉल्यूशंस बता सकता था किसी भी सीन के लिए, किसी भी एक्ट के लिए। सुब्बू वाज ए गुड पोएट, एक्टर एंड साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूसी करने वाला, है ना, चापलूस कह सकते हो जिसको, क्लेवर कह सकते हो। ये बड़ा चालाक था, क्यों? क्योंकि अपने जो डायरेक्टर थे एस वासन, उनकी बहुत चापलूसी किया करता था। द लॉयर ऑफ द लीगल एडवाइजर वाज ऑफन कॉल्ड इल्लीगल एडवाइजर, बताया था मैंने कि जो लॉयर था और जो लीगल एडवाइजर था उसको लोग इल्लीगल एडवाइजर बोलते थे। क्यों? ही ऑलवेज एडवाइज्ड ऑन रॉन्ग सिचुएशन, गलत सिचुएशन पर एडवाइस देता था हमेशा। लॉयर वाज काउंटेड द स्टोरी डिपार्टमेंट विच कंसिस्ट ऑफ ए, जो लॉयर था उसका कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं था, वो स्टोरी डिपार्टमेंट में ही काउंट किया जाता था। और स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन था? एक लॉयर होता था, ग्रुप ऑफ राइटर्स थे और पोइट्स थे। जेमिनी स्टूडियो वाज ए फेवरेट हंट ऑफ इंटेलिजेंट डिस्कशन, हंट का मतलब यहाँ प्लेस से है। जेमिनी स्टूडियो बहुत इंटेलिजेंट डिस्कशन का एक प्लेस हुआ करता है, दैट मींस लोग बैठते थे वहां पर, बहुत इंटेलिजेंट डिस्कशन हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द पीपल एट स्टूडियो वियर खादी, इट इज नॉट वर, इट इज वियर, ओके। अधिकतर लोग खादी पहनते थे एंड एप्रिसिएटेड गांधी जी, गांधी जी की तारीफ करते थे। ऑल ऑफ देम अपोज्ड कम्युनिज्म, और अधिकतर लोग कम्युनिज्म के खिलाफ थे। कम्युनिज्म क्या है इसको ध्यान रखेंगे, a political system in which the state owns and controls all factors, farms and services etc। यानी ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें कि जो स्टेट है, जो सरकार है हमारी, क्या करती है? सारा कंट्रोल ले लेती है फैक्ट्रीज से, फार्म से और सर्विसेज से। दे थॉट कम्युनिज्म टू बी वायलेंट विद नो फैलियल और कंजुगल फीलिंग्स, उनको लगता था कि जो कम्युनिज्म है उसके अंदर ना तो कोई प्यार मोहब्बत वाली, ना अपनेपन की कोई भावना होती है, बस वो मनी माइंडेड होते हैं। जेमिनी स्टूडियो होस्टेड 200 मेंबर्स ऑफ फ्रैंक बुशमैन्स MRA, ध्यान रखना जेमिनी स्टूडियो ने होस्ट किया फ्रेंच बुकमैन के MRA को। MRA क्या है? मोरल री आर्म्ड आर्मी, ये कोई आर्मी नहीं है, ध्यान रखना, ये एक प्लेयर्स की टीम थी। प्लेयर्स का मतलब जो ग्रुप प्लेयर थे उनकी टीम थी ये, यानी कि प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स थे? ड्रामा प्लेयर्स समझ लो, या फिर एक्टर्स समझ लीजिएगा। ये कोई आर्मी नहीं थी, एक्टर्स की एक टीम थी जो 1952 में विजिट करने आई थी। MRA प्रेजेंटेड 2 प्लेस, हाँ इन प्लेस का नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने 2 प्ले दिए थे, एक तो जोनाथन वैली और एक फॉरगॉटन फैक्टर। ये प्ले इतने पॉपुलर हुए कि यहाँ पर जो सनराइज और सनसेट वाला सीन था जोनाथन वैली का, वो बहुत सारे प्लेस में ले लिया गया जो कि तमिल प्लेस थे उनमें। Another visitor also visited in Gemini studio and he was rumored to be a poet or an editor। मैंने बताया था कि दूसरा जो विजिटर था वो भी घूमने आया, उसको लोग क्या गैस कर रहे थे, या तो वो पोएट था या एडिटर था।
कोई भी पता नहीं लगा पाया वो था कौन, इसीलिए लोगों ने उसका नाम रख दिया अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। यानी एक ऐसी मिस्ट्री उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सका, वो कौन पर्सन था, क्या नाम था उसका, नहीं पता चला। नरेटर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट था, मैंने बताया था अभी, इसको ब्रिटिश पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मतलब समझ लीजिए, पीरियोडिकल मतलब होता है जर्नल, JOURNAL, या इसको आप मैगजीन भी बोल सकते हो। एक ब्रिटिश मैगजीन के द्वारा एक स्टोरी कंपटीशन रखा गया और उस मैगजीन का नाम था द एनकाउंटर। और इस मैगजीन के जो एडिटर थे वो मैंने बता दिया, वो पहले स्टीफन स्पेंडर थे। In order to find more details about the editor, the encounter, the narrator check British Council Library। ध्यान रखना कहां से उसने सर्च किया, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाकर पता लगाया कि एनकाउंटर के एडिटर कौन है, कौन थे। He was shocked to know that the editor was Stephen Spender, the guest who was considered as unexplained mystery। ये वही पर्सन थे जिनको unexplained mystery समझा जा रहा था। After some years of leaving his job at Gemini Studio, the narrator bought a low price copy of book The God That Failed। Gemini Studio छोड़ने के बाद उसने एक छोटी सी किताब खरीदी जो बहुत सस्ती थी, On the birth anniversary, here should be birth not both, on the birth anniversary of Russian Revolution। okay, 15th एनिवर्सरी थी रशियन रेवोल्यूशन की, तो वहां पर ये बुक पब्लिश हुई थी। इसका नाम था गॉड दैट फेल्ड और ये बहुत कंसेशन पर मिल रही थी। द बुक कंसिस्ट ऑफ 6 एसेज। इसमें कितने ऐसे थे? 6 एसेज थे बाय 6 डिफरेंट ऑथर्स, ओके, ऑन देयर जर्नी टू कम्युनिज्म, कम्युनिज्म पर उनकी जर्नी को लेकर, एंड देयर रिटर्न, और उससे वापस आने को लेकर। स्टीफन स्पेंडर वाज वन ऑफ दोज राइटर्स हु कंट्रीब्यूटेड द गॉड दैट फेल्ड। नैरेटर को पता चल गया था स्टीफन स्पेंडर एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था द गॉड दैट फेल्ड में, ओके। सो दीज आर द सम की पॉइंट्स। नाउ in a short view, let's also see some of the important questions. Why did legal advisor lost his job at Gemini Studio? मैंने बताया था क्यों जॉब खो दिया था, क्योंकि जो हीरोइन थी उस पर उसने कुछ कमेंट कर दिया था, उस हीरोइन पर कमेंट की वजह से उसने जॉब भी खो दिया था। What do you understand by fairy misery? Those subjected to makeup। fairy misery क्या थी? मिजरी ये थी, यहाँ पर एक कमेंट किया गया है, ये कहा गया है कि जो हीरो हीरोइन थे, अच्छे लोग थे, उनके चेहरे को बदसूरत बनाने का काम किया जाता था। किससे? जो पैनकेक था उससे। यानी अच्छे खासे दिखते थे, उन पर इतना ओवर मेकअप कर दिया जाता था कि वो फेयरी मिजरी लगती थी, फायरी मिजरी लगती थी। यानी कि ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा उनको ओवर मेकअप कर दिया है। हु वाज ग्रेटा गैबो? ग्रेटा गैबो स्पेनिश एक्टर थी, पढ़ लिया हम लोगों ने। रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम टैक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिएगा और क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। हु वाज सुब्बोस प्रिंसिपल? सुब्बोस प्रिंसिपल कौन था? SS वासन थे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस का एक शॉर्ट व्यू ले लीजिएगा और उनका एक गैस कर लीजिए कि किस टाइप के इनके आंसर बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन का मोड ऑफ आस्किंग, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ओके। सो आई थिंक दिस वीडियो हैज बिकम टू लॉन्ग बिकॉज द चैप्टर वाज आल्सो वेरी डिस्क्रिप्टिव, बहुत डिस्क्रिप्टिव था। एक एक चीज मैंने कोशिश की आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि ये बहुत टिपिकल लेसन है, जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। बस कुछ पॉइंट्स है जो मैंने मेंशन किए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और बाकी का जो भी अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी इन अनदर चैप्टर। हैव अ गुड डे।